तो देखिए, पिछले कुछ समय में जिस तरह इन्वेस्टमेंट को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, हर व्यक्ति अपने पैसे को एक सही और अच्छी जगह निवेश करना चाहता है जहां से उसको एक बहुत अच्छा रिटर्न तो मिले, साथ में उसके द्वारा किया गया पैसा सुरक्षित हो, उसका इन्वेस्टमेंट सेफ हो। ऐसे रास्ते व्यक्ति तलाश करता रहता है और पिछले बहुत समय से म्यूचुअल फंड को एक बहुत सुरक्षित तरीका माना गया है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, जिनके पास समय का अभाव है, जो स्टॉक्स की निगरानी नहीं कर सकते, जो ये नहीं चेक कर सकते हर बार कि भैया मार्केट की रिसर्च नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है कि वो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। साथ में एक अच्छा रिटर्न भी म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में दिया है। लेकिन अभी भी अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनको म्यूचुअल फंड को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो इतने सारे एड देखते हैं, इसके बारे में इतना सारा सुनते हैं, जहां उन्हें यह हमेशा सुनाई देती है लाइन कि म्यूचुअल फंड सही है, या इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसके बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं, नो डाउट। तो ऐसे में हम भी उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आपको आज बहुत ही सिंपल तरीके से, किसी भी फाइनेंशियली लैंग्वेज में नहीं बल्कि आपकी आम भाषा में आज आपको एक्सप्लेन करना जा रहा हूं म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है, कितना रिटर्न आपको कहां मिलता है, कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कैसे कोई म्यूचुअल फंड की शुरुआत होती है। मैं ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल बने रहिए, आपकी लैंग्वेज में आपको इतने सिंपल तरीके से समझ में आएगा कि आप किसी को भी ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। और देखिए, म्यूचुअल फंड कोई नई चीज नहीं है। 1963 में इंडिया पहला म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन लेकर आया था, यूटीआई, यूनिट इंडिया ट्रस्ट के नाम से, जिसने 1964 में अपना पहला म्यूचुअल फंड की शुरुआत करी थी, अपनी पहली म्यूचुअल फंड स्कीम रखी थी और लगातार म्यूचुअल फंड ने ग्रो करा। समय के साथ ये आगे बढ़ता गया और यूटीआई निवेशकों की जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्कीमें लाता गया। जिन स्कीमों में एक स्कीम थी जो बड़ी पॉपुलर हुई, जिसको यूलिप के नाम से जानते हैं, जो आज भी चलती है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के नाम से, जो बड़ी चर्चित हुई, बड़ी मशहूर हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों को अच्छा रिटर्न मिला इस इन्वेस्टमेंट में और ये बहुत अच्छी स्कीम साबित हुई। अगर 1984 की बात करें तो यूटीआई के पास जो निवेशकों का पैसा था तकरीबन 600 करोड़ रुपए थे। लेकिन आगे जाकर 1987 से 88 के बैच में ये 10 गुना बढ़ के तकरीबन 6700 करोड़ रुपए यूटीआई के पास म्यूचुअल फंड में थे, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। गवर्नमेंट ने इसी चीज को समझते हुए, निवेशकों के इंटरेस्ट को देखते हुए 1987 में बैंकों को भी ये आदेश दिया, या बैंकों को भी इस बात की परमिशन दी कि वो भी अपना म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, LIC और ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग स्कीमें शुरू करी, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड लगातार ग्रो करता गया, निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न देते गया और जिन लोगों को इसकी जानकारी थी उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न म्यूचुअल फंड की वजह से लिए। और यूटीआई और बाकी जितनी सारी बैंक अपने म्यूचुअल फंड शुरू करती थी, इन सब म्यूचुअल फंड्स के पास 1993 तक तकरीबन निवेशकों का 47,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन सबको मिलाकर एक इतनी बड़ी रकम निवेशकों की इनके पास थी, जिसे पूरे मार्केट के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा था। अब आगे जाकर ये हुआ कि 1992 में गवर्नमेंट ने सेबी का गठन किया। अब ये सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया और ये जितने भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड और फंडिंग और फाइनेंस की चीजें चलती है, उन सबके लिए रूल रेगुलेशन बनाता है, साथ में उनके ऊपर निगरानी करने का काम सेबी का होता है। तो 1993 में सेबी ने यह करा कि पब्लिक सेक्टर में लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट कंपनियों को भी इस बात का मौका दिया कि भैया वो भी अपनी म्यूचुअल फंड स्कीमें शुरू कर सकती है। और जहां पर 1963 में यूटीआई सिर्फ एक प्लेयर था, 1987 में कुछ बैंकें इसके अंदर इन्वॉल्व थी, वहीं जाकर 1993 में हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर बड़ी कंपनी के लिए, हर प्राइवेट कंपनी के पास ये मौका था कि वो अपने म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू कर सकती है। 1993 में सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1992 एक लाया गया, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन थे, जहां पर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को शुरू करने के लिए किस तरह से ट्रस्ट बनेगा, किस तरह से उसमें डायरेक्टर्स आएंगे, किस तरह से लोगों का पैसा निवेश किया जाएगा, कैसे कंपनी को अपने हर स्कीम की जानकारी सेबी को देना पड़ेगी, सेबी उसकी पूरी निगरानी करेगा। लेकिन उस एक्ट में कुछ कमियां थी, जिनको बाद में संशोधित करके म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 लाया गया, जिसमें कुछ सुधार के बाद नए रेगुलेशन और नए नियम बनाए गए और जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड आज तक ग्रो कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये तो मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड किस तरह से आया है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड होता क्या है। ये सवाल तो अभी भी खड़ा है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझाता हूं। देखिए क्या होता है कि गांव में एक आदमी आता है
है और एक आदमी है जिसके पास एक हीरा है। वो एक आदमी को एक प्रपोजल देता है कि भैया एक काम करो, ये हीरा आप मुझसे खरीद लो, अभी मैं ये हीरा, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं आपको 1 लाख रुपए में दे रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। उस आदमी को ये आइडिया और ये बात समझ में आएगी, यार कुछ समय में मेरा पैसा बढ़ जाएगा, मुझे हीरा खरीद लेना चाहिए। लेकिन उसने देखा कि उसके पास 1 लाख रुपए की रकम तो है नहीं। उसने जाकर कुछ लोगों से बात करी, अलग अलग लोगों को बताया कि यार ऐसा एक व्यक्ति है जो एक हीरा दे रहा है, अगर आज हम उससे खरीदेंगे तो वो 1 लाख रुपए में दे देगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस हीरे की कीमत 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। अब उन लोगों ने भी आपस में चर्चा करी, लेकिन कोई भी उनमें से ऐसा आदमी था नहीं जिसके पास 1 लाख रुपए की रकम हो। तो उनमें से 2-4 लोगों ने डिसाइड किया कि हमें साहूकार के पास चलना चाहिए, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। वो सारे लोग जाकर साहूकार के पास पहुंचे और यही स्कीम उन्होंने साहूकार को बताई। साहूकार के पास तो खुद का पैसा था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि वो अपना इन्वेस्टमेंट उस हीरे के अंदर करना चाहते हैं। तो जब साहूकार को उन्होंने ये आइडिया बताया तो साहूकार ने ये कहा कि यार देखो, एक काम करो कि तुम ही लोग पैसा लगाओ, तुम्हारे पास किसी के पास 1 लाख रुपए इकट्ठे नहीं है, पर तुम चारों अगर मिलकर चाहो तो क्या तुम 1 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हो। उनको ये बात समझ में आ गई कि हाँ, हम चारों तो 1 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। तो भैया मान लो एक ए आदमी है जिसने 40,000 रुपए दिए, बी आदमी ने 15,000 रुपए दिए, सी आदमी ने 15,000 रुपए दिए और डी आदमी ने बचे हुए 30,000 रुपए दिए और उन चारों ने मिलकर 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। उन चारों ने वो 1 लाख रुपए साहूकार को दिए। साहूकार ने उस आदमी से बात करी, इस बात की ध्यान रखी, इस बात की निगरानी करी कि भैया हीरा असली है या नहीं है, उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो आदमी दे रहा वो आदमी जेन्युइन है या नहीं है। ये सब साहूकार ने ये सब समझने के बाद उस आदमी को 1 लाख रुपए दिए और उससे वो हीरा ले लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, इन सबको मैं फाइनेंशियली एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूरा म्यूचुअल फंड समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक कि हीरा आ गया। अब कुछ दिनों उन लोगों ने इंतजार करा, कुछ दिन वेट करा और साहूकार को पता चला कि यार हीरे की मार्केट वैल्यू बड़ी है। तो साहूकार ने उन लोगों को कहा कि अब हम इस हीरे को बेच देते हैं और जाकर साहूकार ने उस हीरे को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। भाई उनका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था? 1 लाख रुपए का। हीरा बिका कितने में? 1.5 लाख रुपए का। तो 50,000 उन लोगों को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट सारे लोगों का था, राइट। अब उन सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट था तो पैसा सबको मिलना चाहिए, प्रॉफिट की हिस्सेदारी सबकी होगी। तो अब आप मुझे बताइए उन चारों लोगों को कितने रुपए मिलेंगे? आप कहेंगे कि 1.5 लाख रुपए का मिलेंगे, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, उन लोगों को 1,45,000 रुपए उस साहूकार ने दिए। उस साहूकार ने 5,000 रुपए अपना कमीशन, अपनी एडवाइस और उस सारी रिसर्च का जो उसका पैसा बनता था वो ब्रोकरेज और कमीशन के रूप में उसने 5,000 रुपए ले लिए और 1,45,000 रुपए इन चारों लोगों को दे दिए। अब इन चारों लोगों में क्या हुआ कि भैया एक आदमी का 40% था, दूसरे का 15%, तीसरे का 15% और अगले का 30%। तो उस 1,45,000 को उसी परसेंटेज में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। पूरा क्लियर समझ में आया? अब मैं आपको इसको म्यूचुअल फंड के हिसाब से समझाता हूं। भाई वो ABCD जो 4 आदमी थे वो इन्वेस्टर है, वो निवेशक है, आप और हम लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। उन सारे चारों लोगों का जो 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था, जो फंड इकट्ठा हुआ था, उस पैसे को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है, अभी मैं आपको एग्जांपल से 4 लोग कह रहा हूं। जब असेट मैनेजमेंट AMC जो कंपनियां होती है वो पैसा इकट्ठा करती थी, इसकी रकम करोड़ों में और इन लोगों की संख्या हजारों में होती है या उससे भी ज़्यादा होती है। मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से एक छोटे लेवल पे समझा रहा हूँ। तो भैया वो 4 लोग इन्वेस्टर है, वो जो पैसा 1 लाख इकट्ठा हुआ वो म्यूचुअल फंड है, और जो साहूकार है उसको हम मानेंगे फंड मैनेजर। फंड मैनेजर कौन होता है? जो फंड का मैनेजमेंट देखता है पूरा, कि भैया कहाँ जो रिसर्चर लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर बोला जाता है, जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है, कौन से शेयर में डालना है, किस किस फील्ड में पैसा लगेगा, वो सारा ध्यान रखने की उन एक्सपर्टीज की काम, वो सब फंड मैनेजर का काम होता है। और जो कंपनी है जो ये सारा काम चलाती है, जो ट्रस्ट बनाती है, जो सारा कुछ मैनेज करती है, उनको म्यूचुअल फंड में बोला जाता है AMCs, असेट्स मैनेजमेंट कंपनियां बोला जाता है, जो ये सब मैनेज करती है। तो आपको समझ में आया, जो कंपनी ये सब चलाएगी वो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जो एक्सपर्ट लोग होंगे आपके फंड का मैनेजमेंट करेंगे, आपका पैसा कहाँ लगेगा, कितना लगेगा, कब निकालना है, उन सबकी जो लोग मैनेज करेंगे उनको फंड मैनेजर बोला जाएगा। जो पैसा मार्केट से इकट्ठा होगा उसको म्यूचुअल फंड बोला जाएगा, और जिन लोगों का पैसा लगेगा उनको निवेशक बोला जाएगा। तो ये पूरा म्यूचुअल फंड का काम है, ये पूरा म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पूरा काम चलता है। अब म्यूचुअल फंड
फंड में शेयर की अपेक्षा रिस्क कम क्यों है या इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न के बेनिफिट अच्छे क्यों मिलते हैं, उसका मैं आपको समझाता हूं कि देखिए म्यूचुअल फंड में जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि जब म्यूचुअल फंड में जो पैसा इकट्ठा होता है, जो फंड मैनेजर होते हैं वो सारे पैसे को एक ही जगह नहीं लगाते। मान लो कुछ पैसा उन्होंने गैस में डाला, कुछ पैसा उन्होंने स्टील्स में डाला, कुछ पैसा उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में डाला, कुछ पैसा उन्होंने शेयर्स में डाला, कुछ पैसा उन्होंने डेब्ट में डाला, कुछ पैसा उन्होंने एफएमसीज में डाला। तो आपका पैसा बहुत सारी जगह क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो में बहुत जगह डिवाइड हो जाता है। अब मान लो किसी कारण से हो सकता है कि स्टील बहुत अच्छा चल रही है तो स्टील से आपको बेनिफिट देके गया, लेकिन गैस डाउन होने की वजह से वहाँ आपका लॉस हो गया। तो यहाँ का प्रॉफिट वहाँ का लॉस रिकवर करके आपको जो फाइनल पूरा आपका पोर्टफोलियो में जो बेनिफिट आते हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर में यूनिट बेनिफिट आपको मिलता है, वो आपको प्रॉफिट में लेकर चले जाता है कि भैया 2 जगह से आपको नुकसान हुआ, 3 जगह से फायदा हुआ, तो अल्टीमेट आपका पैसा ग्रो कर गया। लेकिन अगर आप अकेले हैं, आप सीधे किसी शेयर में मान लो पैसा लगाते हैं या पैसे की कमी की वजह से सिर्फ एक सेक्टर में पैसा डालते हैं और वो सेक्टर अगर नीचे गिरता है तो आपको सीधा सीधा लॉस हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का ये बेनिफिट होता है कि आपके पैसे में बहुत डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग जगह पैसा लगने की वजह से जब एक जगह से कम प्रॉफिट होता है तो दूसरी जगह से उसकी रिकवरी की जा सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड को थोड़ा सुरक्षित और बेनिफिशियल तरीका माना गया है और राउंड ऑफ मिलाकर आपको कुछ बेनिफिट हो जाता है। अब जब म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हो तो आपको रिटर्न किस हिसाब से मिलता है वो भी मैंने आपको उस स्टोरी में बताया है कि जैसे पहले व्यक्ति 40% लगे थे तो उसको 40% प्रॉफिट का हिस्सा दिया गया, दूसरे लोगों को 15-15%। तो म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियली लैंग्वेज में इसको नेट असेट्स वैल्यू के बाद यूनिट्स निकाल दी जाती है कि जो है जो आपका फंड होता है कि मान लो जिस स्कीम में वो फंड इकट्ठा किया जा रहा है उसकी नेट असेट्स वैल्यू निकाली जाती है और उनको यूनिट्स में डिवाइड की जाती है। जैसे आप शेयर खरीदते हैं वैसे आप वहाँ पर यूनिट्स खरीदते हैं। अब उन यूनिट्स की प्राइस मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है कि अगर यूनिट की प्राइस अच्छी है और आपने उस समय अपना पैसा विड्रॉल करा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मान लो आपकी खरीदी से यूनिट की प्राइस डाउन जा रही थी और आपने उस समय उसको बेच दिया तो आपको वो लॉस उठाना पड़ेगा। तो वो यूनिट वैल्यू के हिसाब से पूरा उसका गणित चलता है। तो ये मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आया, क्या क्या रेगुलेशन बने, म्यूचुअल फंड होता क्या है, आप कैसे निवेश कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं। देखिए वैसे तो म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीमें लेकर आती है, अलग अलग कंपनीज अपने अपने हिसाब से लोगों की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग स्कीमें बनाती है, पर कुछ मेनली कुछ चीज़ें होती है जिनके अंदर पैसा निवेश किया जाता है। सबसे पहले इक्विटी फंड आता है जिसके अंदर डायरेक्ट शेयर खरीदे जाते हैं, डायरेक्ट पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस फंड के अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा होता है। अगर मार्केट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा होता है तो लोगों को बेनिफिट भी अच्छे मिलते हैं। जिन लोगों को थोड़ा बड़ा रिस्क उठाकर ज़्यादा पैसे कमाना होते हैं वो लोग ज़्यादातर इक्विटी फंड के अंदर पैसा लगाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पैसा बड़ी मात्रा में बन सकता है लेकिन यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अगला होता है डेट फंड। डेट फंड के अंदर ये होता है कि फाइनेंशियली सर्विसेज होती है, आपको भी पता, लोग मार्केट से उधार पैसा लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा सुरक्षित फंड है, यहाँ पर रिस्क थोड़ी कम होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की गारंटी होती है और थोड़ा ज़्यादा भरोसा होता है कि आपको एक फिक्स लगभग एक आपको आइडिया लग जाता है कि इतना मुझे यहाँ से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो जिन लोगों को रिस्क कम उठाना होता है और थोड़ा कम रिटर्न की भी वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं, वो लोग डेब्ट फंड में पैसा लगा सकते हैं जहाँ पर बहुत कम रिस्क होता है और ये एक बहुत अच्छा फंड है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए। अगले कुछ फंड आते हैं जिन्हें हाइब्रिड फंड कहा जाता है। हाइब्रिड फंड में क्या किया जाता है कि यहाँ पर इक्विटी और डेट फंड का मिश्रण कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, जहाँ पर थोड़ा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल जाता है और जहाँ पर थोड़ी सी डेट फंड की सिक्योरिटी मिल जाती है। तो ऐसे कुछ फंडों को कंबाइन करके जब कोई फंड बनाया जाता है, जहाँ पर कुछ फंड अलग अलग फंडों को इक्वल करके उनके बेनिफिट्स को कंबाइन करके जब कोई फंड आता है तो वो हाइब्रिड फंड के अंदर आते हैं और इसमें भी पैसा निवेश किया जा सकता है। अगले कुछ स्कीम और फंड आते हैं जिनको सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड कहा जाता है, जहां पर आपकी किसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए आप पैसा लगाते हैं और आपके उस सॉल्यूशन को ध्यान में रखकर पैसा निवेश किया जाता है। आपको लगता है कि यार मुझे कार खरीदनी है तो उसके लिए आपने पैसा निवेश करा, किसी को शादी करना है, किसी के अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होते हैं जो उनकी समस्या के अनुसार तैयार करके उनके पैसे को निवेश करके कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाता है। कुछ आते हैं ओपन और क्लोज एंडेड फंड। अब ये ओपन और क्लोज एंडेड फंड क्या होते हैं? देखिए ओपन एंडेड फंड में ये होता है जहां पर आप लिक्विडिटी होती है कि कभी भी अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, कभी भी यूनिट खरीद सकते हैं, कभी भी यूनिट बेच सकते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी पैसे का विड्रॉल और डिपॉजिट या सीधी भाषा में कहे तो आप इन्वेस्ट और विड्रॉल कभी भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता। वहीं क्लोज एंडेड फंड में ये होता है
कि आप पैसा जब निवेश करते हैं तो उसमें एक मैच्योरिटी का पीरियड होता है, एक टाइम बाउंडेड होता है, एक समय की सीमा होती है कि आप उतने समय के बाद ही उसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। आप कभी भी अपने यूनिट्स नहीं बेच सकते, बल्कि आपको उसकी मैच्योरिटी का वेट करना पड़ता है। और अगर आप उसके पहले ऐसा कुछ करते हैं तो आपको हो सकता है कि प्रॉफिट की वजह से प्रॉफिट की बजाय थोड़ा सा लॉस भी उठाना पड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन बनती है। उसके अलावा भी बहुत सारे फंड होते हैं जो अलग अलग फंड में पैसा निवेश करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको वो अपनी जरूरत और समय के अनुसार फंड मैनेजर के साथ बैठकर समझना होगी कुछ चीजें। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप जिस AMC असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ पैसा लगाने जा रहे हैं आप उसके बारे में थोड़ा पता करें, उसकी सिक्योरिटी, सेबी पे उसका रजिस्ट्रेशन, वो नियम फॉलो करती है या नहीं करती है, उसका पिछला रिकॉर्ड किस तरीके का रहा है, इसकी जानकारी इकट्ठी करें। जिस फंड मैनेजर के साथ आप पैसा निवेश करने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें, वो किस तरीके का, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसने पिछले लोगों को क्या रिटर्न दिलवाए हैं, या वो आपके पैसे के साथ किस तरीके की चीजें करता है उसका थोड़ा सा रिसर्च करें। लेकिन पैसा लगाने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिन जिन जगह आपका पैसा लगा है, जहां आपके फंड मैनेजर ने पैसा निवेश किया है, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपकी यूनिट की प्राइस में कितना उतार चढ़ाव आ रहा है, इन बेसिक चीजों का तो आपको ध्यान रखना पड़ता है और इनके लिए थोड़ा सा समय आपको निकालना पड़ता है। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं या रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर यकीन मानिए कि म्यूचुअल फंड, SIP और ये तरीके आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेंगे, तभी कुछ बेनिफिट मिलेंगे, तभी आपका पैसा कुछ मात्रा में बढ़ पाएगा। आप उसे कंपाउंडिंग होने का मौका देंगे तभी आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। कंपाउंडिंग क्या होता है इसके बारे में हमने पहले चर्चा करी है। मुद्रास्फीति दर से पैसा कम ज़्यादा कैसे होते हैं इसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ जाकर ये चीज़ें भी समझ सकते हैं। पर आज हमने पूरा फोकस म्यूचुअल फंड पर किया तो मैंने आपको उसी की बारीकियाँ कुछ बताई है। और ये मोस्टली हमने बात बिगिनर्स के लिए करी है। एक्सपर्ट्स के लिए हम आगे कुछ वीडियोज़ और कुछ सीरीज लेकर आने वाले हैं जहाँ पर डीप हम आपको और भी किस तरह से फंड परफॉर्म करते हैं, किस तरह के फंड ने कितना बेनिफिट दिया है, पिछले कुछ सालों में किस किस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, उन सब चीज़ों के बारे में डीपली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज बिगिनर्स के लिए जो म्यूचुअल फंड की शुरुआत करते हैं उनके लिए हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको बताएं। अगर आप इनका भी ध्यान रखें तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यकीन मानिए म्यूचुअल फंड और SIP बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं लॉन्ग टर्म में। हो सकता है कई बार तो ऐसा होगा कि आप पैसे लगाना शुरू करेंगे, उसका बेनिफिट आपके बच्चों को मिले, इतना लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा बेनिफिट मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में होगा तभी बेनिफिट मिल पाएगा। रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम इस संसार में नहीं है। करोड़ों लोगों में एकाध होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन शायद हम उन करोड़ों में नहीं आते। इसलिए हमें पढ़कर, लिखकर, समझकर, मैनेज कर थोड़ी बहुत जानकारियाँ इकट्ठी करके अपने पैसे को सही लोगों के हाथ में सही तरीके से निवेश किया जाए तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा। और एक और चीज़, जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें तो उनकी टर्म और कंडीशंस और शर्तों को भले ही समय लगाकर अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उनसे कहे कि वो उसे आपको एक्सप्लेन करे, उसको समझाए, तभी जाकर उसकी नियम शर्तों के बाद ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करें। तो आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आपको रिटर्न और बेनिफिट भी अच्छे मिलेंगे। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपको म्यूचुअल फंड क्या है बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए और अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते रहिए।